बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। समाजवादी पार्टी का संकट गहराया। मुलायम ने कहा अखिलेश के अधिवेशन के सभी फैसले अवैध। 5 जनवरी का अधिवेशन टला, चुनाव आयोग जा सकता है मामला। भारत ने फिर उठाया कुलभूषण जाधव और निहाल अंसारी का मुद्दा। कहा राजनयिक पहुंच सुनिश्चित करे पाकिस्तान। मानवीय मामलों को प्राथमिकता से निपटाने पर जोर। नए साल के पहले दिन एनएसजी की वेबसाइट हैक। प्रधानमंत्री और देश विरोधी आपत्तिजनक बातें पोस्ट। पाकिस्तान से जुड़े हैकरों पर शक। एसबीआई, पीएनबी और यूनियन बैंक ने सस्ता किया कर्ज। ब्याज दरों में 0.9% तक कटौती। पेट्रोल और डीजल महंगा। इस्तांबुल आतंकी हमले में 2 भारतीयों की मौत। फिल्म निर्माता अबीस रिजवी और गुजरात की खुशी शाह के रूप में पहचान। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा अराजकता पैदा करने के लिए हमला। समाजवादी पार्टी में सत्ता संघर्ष तेज हो गया है। रामगोपाल यादव की ओर से बुलाई गई राष्ट्रीय परिषद की विशेष बैठक में अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अखिलेश यादव ने नरेश उत्तम को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उधर मुलायम सिंह यादव ने बैठक में लिए गए फैसलों को अवैध करार दिया। उन्होंने 5 जनवरी को आपात अधिवेशन भी बुलाया था, जिसे फिलहाल टाल दिया गया है। शिवपाल यादव ने थोड़ी देर पहले ट्विटर पर यह जानकारी दी है। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने रामगोपाल यादव के साथ उपाध्यक्ष किरण नंदा और नरेश अग्रवाल को निष्कासित कर दिया है। लखनऊ के जिनेश्वर मिश्रा पार्क में रविवार को समाजवादी पार्टी का सत्ता संघर्ष चरम पर पहुंच गया। बड़े नेताओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। मुलायम सिंह यादव को मुख्य संरक्षक बनाया गया। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद से शिवपाल यादव को हटाने और अमर सिंह को पार्टी से निष्कासित करने का भी प्रस्ताव पारित हुआ। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनमाने तरीके से नेताजी के नाम पर फैसले लेते रहे, असंवैधानिक फैसले लेते रहे। पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। इसके बाद भी पार्टी के उम्मीदवारों का डिक्लेरेशन होता रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बेटा होने के नाते वो अपने पिता का पूरा सम्मान करते हैं और पार्टी में साजिश बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो मेरी जिम्मेदारी है बेटे की हैसियत से, अगर पार्टी बचानी पड़े तो पार्टी बचाएंगे, अगर परिवार के लोगों को बचाना पड़ेगा तो परिवार के लोगों पर सहयोग खड़ेंगे, अगर मुझे कोई भी त्याग करना पड़ेगा, कोई भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी केवल बचाने के लिए, तो मैं आगे आऊंगा। मुलायम सिंह यादव ने इस बैठक को असंवैधानिक और फैसलों को अवैध बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को लिखी चिट्ठी में रामगोपाल यादव को 6 साल के लिए निष्कासित करने का ऐलान किया। मुलायम सिंह के मुताबिक संसदीय बोर्ड ने समाजवादी पार्टी के सभी उम्मीदवारों के नाम का अनुमोदन किया है। इस बीच अखिलेश यादव के समर्थक रविवार को लखनऊ में पार्टी कार्यालय में घुस गए और शिवपाल यादव की नेम प्लेट हटा दी। समाजवादी पार्टी में चल रहे घमासान में अब एक नया अध्याय जुड़ गया है, लेकिन देखना है कि चुनाव के मुहाने पर खड़े उत्तर प्रदेश में इस कलह का फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता है या फिर विरोधी दल चुनावी दंगल में समाजवादी पार्टी को पछाड़ देते हैं। लखनऊ से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी में सत्ता संघर्ष पर मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई है। बीजेपी ने इसे जनादेश के साथ धोखा बताया, तो कांग्रेस ने कहा कि इससे पार्टी की छवि को धक्का लगा है। सीपीएम ने अखिलेश यादव को बधाई दी है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी परिवार में विवाद को तमाशा करार दिया है। पार्टी ने कहा है कि जनता इससे ऊब चुकी है और चुनाव में वो इसका जवाब देगी। Taking the people for granted, people are very unhappy, very upset. They will reject the Samajwadi Party in lock, stock and barrel. Already, people are disillusioned with the Samajwadi Party misrule because of corruption, because of lawlessness, and now because of this family feud. कांग्रेस ने कहा है कि इससे समाजवादी पार्टी की छवि को बड़ा धक्का लगा है। इससे समाजवादी पार्टी का कोई अच्छा इमेज नहीं बन रहा। इससे आवाम के अंदर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और समाजवादी पार्टी के लीडरों की इस झगड़े से उत्तर प्रदेश के आवाम को कोई खुशी नहीं हो रही है। सीपीएम और एनसीपी ने अखिलेश यादव को बधाई दी और कहा कि उन्हें समाजवादी सिद्धांतों को आगे बढ़ाना चाहिए। उनको तो हम यही शुभकामनाएं देंगे कि जिम्मेदारी को पूरा करें
और ये भी हम अपेक्षा करते हैं कि समाजवादी सिद्धांतों के आधार पर वो समाजवादी पार्टी को यूपी के अंदर आगे ले जाएं और देश में भी। मैं समझता हूं कि मुलायम सिंह जी को इस बात का आभास हो गया था कि पार्टी में अखिलेश यादव की लोकप्रियता काफ़ी है और उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों की जल्द ही घोषणा होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब पार्टी में जारी संघर्ष का मामला चुनाव आयोग जा सकता है। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का खेमा अपना अपना दावा कर सकते हैं। पीटीआई के मुताबिक अखिलेश यादव धड़ा उन्हें पार्टी में बदलाव करने का अधिकार दे चुका है और चुनाव आयोग को बदलावों के बारे में जानकारी भी देने के लिए कहा है। इस दौरान चुनाव चिन्ह पर दावा भी पेश किया जा सकता है, क्योंकि आयोग के रिकॉर्ड में पार्टी से जुड़ी जानकारी में मुलायम सिंह यादव और अन्य पदाधिकारियों का नाम दर्ज है। आज मुलायम और शिवपाल दिल्ली आ रहे हैं। दोनों नेता चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात भी कर सकते हैं। अगर चुनाव चिन्ह से संबंधित कोई दावा पेश किया जाता है तो आयोग दूसरे पक्ष को नोटिस देगा। जानकारों का मानना है कि अगर चुनाव आयोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया तो साइकिल के चुनाव चिन्ह पर रोक लगाई जा सकती है। और संवाददाता कृति मिश्रा का रुख करेंगे, जो कि लखनऊ से समय मां से जुड़ी हैं। कृति, जो ताज़ा अपडेट आ रहा है वो ये है कि जो मुलायम सिंह यादव ने अधिवेशन 5 जनवरी को बुलाया था उसे टाल दिया गया है। इस मामले में और क्या ज्यादा जानकारी या कारण पता लग पाया है? देखिए प्रीति, कल से ही एक कयास लगाए जा रहे थे कि अगर ये राष्ट्रीय अधिवेशन जो मुलायम सिंह यादव ने बुलाया है वो लखनऊ में किया जाता है तो जो अखिलेश यादव का खेमा है उसे विफल करने की पूरी कोशिश करेगा। उभर कर एक विकल्प ये भी आया कि लखनऊ से स्थान बदल करके इस अधिवेशन का स्थान दिल्ली कर देना चाहिए, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो बातें सारे नेताओं के बीच में एक्सेप्टेबल नहीं हो पाई। तो सुबह सुबह शिवपाल ने ट्विटर पर जानकारी दी कि फिलहाल ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसे स्थगित कर दिया गया है। लेकिन प्रीति, समझने वाली बात यह है कि राजनीति में हमेशा 2 और 2 4 नहीं होते हैं। जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो असलियत भी हो। जानकारों का ये मानना है कि अगर ये सही में सत्ता संघर्ष है या फिर ये स्क्रिप्ट के तहत काम किया जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को ये सोचना होगा कि उसे कितना नुकसान होगा और इसका कितना फायदा होगा, और खासकर ऐसे समय में जब विधानसभा चुनाव की घोषणा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी प्रीति। तो यानी कृति, माना जाए क्या अभी भी सारा मामला सुलझ सकता है? क्या राजनीति के जानकार क्या बता रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि हमने देखा कि अखिलेश यादव बेहद सम्मानपूर्ण बातें मुलायम सिंह यादव के लिए अभी भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो घमासान है ये अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच नहीं है, इस तरह की बातें हैं। तो क्या अभी भी माना जा रहा है कि ये मामला सुलझ सकता है? देखिए प्रीति, अगर मैं अक्टूबर की बात करूं तब भी ऐसा ही विवाद पार्टी में उभर कर आया था, और अगर अब की बात हम देखें तो अब भी किरदार नहीं बदले हैं और विवाद का विषय नहीं बदला हुआ है। सैटरडे को देखें तो संघर्ष विराम हो गया। 24 घंटे के अंदर ही अंदर रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव का जो निष्कासन था उसे निरस्त कर दिया गया, फिर रामगोपाल यादव को निकाल दिया गया। तो एक धड़ा ऐसा है जिसका मानना है कि ये सही में सत्ता संघर्ष है। मुलायम सिंह यादव जिन्होंने अपनी जो राजनीतिक जमीन है वो तय की, लोहिया और चरण सिंह के विचार को लेकर आगे बढ़े उनके बीच में। तो दूसरा धड़ा वो है जो अखिलेश को अब उगता सूरज मानता है। तो कई लोगों का मानना है कि ये सही में सत्ता संघर्ष है। वहीं दूसरी तरफ 3 कंस्पिरेसी थियरीज सामने निकल कर आ रही हैं। पहली ये कि इस विवाद का असली मुद्दा ये है कि जो लीडरशिप इशू है वो आने वाले टाइम के लिए सेटल कर दिया जाए। दूसरा ये कि चुनाव आने से ठीक पहले कहीं ना कहीं हेडलाइन में बनना जरूरी है। और तीसरा ये जो राजनीतिक विरोधी हैं वो इस तरह का जो पार्टी में कलह है उसको आगे बढ़ावा दे रहे हैं। तो किसी भी सूरत में समझना ये होगा कि समाजवादी पार्टी को चुनावी चौसर में इसका कितना फायदा और कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी सब अपनी अपनी तरीके से इस सब पूरे घटनाक्रम के मायने निकाल रहे हैं। फिलहाल कृति, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में परिवर्तन महारैली को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के लिए ये रैली काफी अहम है। पार्टी का दावा है कि प्रदेश में उसकी अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। कहा जा रहा है कि लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में दोपहर 12:30 बजे होने वाली इस रैली में प्रधानमंत्री विपक्ष को सीधे निशाने पर लेंगे और नोटबंदी के फायदे भी गिनाएंगे। इस रैली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा
गृह मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की घोषणाएं नए साल में सरकार का एजेंडा होंगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी और गरीबों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने लोगों की दिक्कतों का कोई जवाब नहीं दिया। भारत के 125 करोड़ नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन के बाद रविवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नए साल में सरकार का एजेंडा सामने रखा। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के ऐलान से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और गरीबों को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणाएं भविष्य का एजेंडा हैं। और मुझे लगता है कि 2017 का एजेंडा भी इसके साथ ले होगा, जिसमें अधिक साधनों का व्यय सरकार करेगी कि अर्थव्यवस्था और बड़ी हो और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। मैं देखता हूं कि 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू भी हो जाएगा। जब तक यह वर्ग समृद्धशाली नहीं होंगे, जब तक यह ताकतवर नहीं होंगे, तब तक भारत भी किसी भी सूरत में समृद्धशाली भारत नहीं बन सकता, ताकतवर भारत नहीं बन सकता है। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने लोगों की दिक्कतों का समाधान देने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की। Has not solved any problems of the people, common people who are suffering because of demonetization. He did not touch the farmers' issue, except that the loan what he is going to give is with less interest. सीपीएम ने आरोप लगाया कि पूंजीपतियों के अपराध की सजा गरीबों को मिल रही है। जेडीयू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अहम सवालों का जवाब नहीं दिया। अमीरों के साथ है ये सरकार और आम जनता के ऊपर आर्थिक शोषण को और तेज कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से नजर आ गई सबको। ये जरूर उनसे सुनना चाहते थे कि अब तक कितने डिपॉजिट हो गया, ये जो कैश का संकट खड़ा हुआ है वो कैसे उसका समाधान होगा। प्रधानमंत्री ने शनिवार रात राष्ट्र के नाम संबोधन में कई रियायतों का ऐलान किया था। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल तक के लिए 7.5 लाख रुपए तक की जमा पर 8% ब्याज, गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद, आवास और किसानों को ब्याज में छूट शामिल है। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और किसानों के खातों में। इस बीच नोटबंदी के खिलाफ नए साल में भी कांग्रेस की देशव्यापी सीधी और जमीन लड़ाई शुरू हो गई है। इस महीने में ये लड़ाई 3 चरणों में छेड़ी गई है। पहले चरण में पार्टी 10 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम कर रही है। इसके तहत आज और कल विभिन्न प्रदेशों में कांग्रेस नेता अपने अपने जिलों मुख्यालयों में जाकर नोटबंदी से होने वाले नुकसान की हकीकत उजागर करेंगे। महिला कांग्रेस 9 जनवरी को गरीब की जेब खाली बजाओ थाली के नाम से प्रदर्शन करेगी। पार्टी के आंदोलन का दूसरा चरण 10 से 20 जनवरी तक, जबकि तीसरा चरण 20 से 30 जनवरी तक चलेगा। कांग्रेस ने विमुद्रीकरण पर अर्थक्वेक नाम से एक बुकलेट भी जारी की है। इसमें विमुद्रीकरण से जुड़े सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। कांग्रेस ने नोटबंदी की प्रधानमंत्री की घोषणा को भारतीय अर्थव्यवस्था पर हमला करार दिया है। नए साल पर बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती की सौगात दी है। एसबीआई के साथ पीएनबी और यूनियन बैंक ने ब्याज दरों में 0.9% तक की कमी की है। नई दरें रविवार से प्रभावी हो गई हैं। स्टेट बैंक ने 1 साल के कर्ज के लिए ब्याज दरें घटाकर 8% कर दी हैं। वहीं 2 साल के कर्ज के लिए अब 8.10% और 3 साल के कर्ज के लिए 8.15% का ब्याज लगेगा। स्टेट बैंक ने 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने के कर्ज पर भी ब्याज दर में इसी अनुपात में कटौती की है। नोटबंदी के बाद बैंकों में नकदी बढ़ने के बाद यह फैसला लिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बैंकों के इस कदम का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने भी शनिवार को बैंकों से गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग को कर्ज में प्राथमिकता देने के लिए कहा था। राहत के बाद अब खबर आफत की। आज से पेट्रोल और डीजल फिर महंगा हो गया है। तेल कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी के मद्देनजर पेट्रोल और डीजल के दाम में 1 रुपए से ऊपर की बढ़ोतरी की है। पेट्रोल के दाम 1.29 रुपए, जबकि डीजल के दाम 97 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल महीने में तीसरी बार और डीजल महीने में दूसरी बार महंगा हुआ है। दिल्ली में वैट सहित पेट्रोल अब 70 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर और डीजल 57 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर हो गया है।
तेल कंपनियों ने इससे पहले 17 दिसंबर को पेट्रोल और डीजल के दाम में बड़ा इजाफा किया था। तब पेट्रोल 2 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल 1 रुपये 79 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। नोटबंदी के बीच इस ताज़ा बढ़ोतरी पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। आइए देखते हैं अलग अलग शहरों में लोगों की क्या राय है। 5 पैसा 1 रुपया 2 रुपया जो भी बढ़ता है बर्डन तो है ही, ये तो बर्डन है ही, क्योंकि डीजल से सारी ट्रकें चलती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट विल इंक्रीज। हर महीने 15 दिन में जो दाम बढ़ रहे हैं ये कहीं से जायज नहीं है। थोड़ा कम करते हैं फिर एकदम से पूरा बढ़ा देते हैं, फिर थोड़ा कम करते हैं फिर ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो रेट्स तो हाई ही हो रहे हैं ज्यादातर। कम होना चाहिए क्योंकि अभी तो मोदी ने अपना नया रूल्स निकाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कम होना चाहिए पेट्रोल के दाम। और डायरेक्टली कैसा डीजल के भी बढ़ रहे हैं और पेट्रोल के भी बढ़ रहे हैं। बाकी देखते हैं बाकी कंट्रियों में तो उसके दाम बहुत ही कम है। पहले भी इन लोगों ने 2 रुपये कुछ पैसे बढ़ाए थे डीजल पे और पेट्रोल पे, और अब दोबारा से बढ़ा रहे हैं। हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि तेल के दाम कम होने चाहिए, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे बस। अब जो है तुरंत दोबारा से बढ़ा रहे हैं तो इसमें हमें बहुत दिक्कत होती है। और खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देश की राजधानी दिल्ली, जहां आधुनिकता की दौड़ में सबसे आगे है, वहीं दूसरी तरफ 2 वक्त की रोटी की तलाश में रैन बसेरे और फुटपाथ हैं जिनकी पहचान। ये पूरे लोग ये से भूखे मरते हैं साहब, ठंड के मारे तो ये से कांपते और मर भी जाते हैं। जमी है बिस्तर और आसमां है जिनकी चादर। बड़े से बड़े आदमी लोग कहते हैं ये तो कंगला है। देखिए आशियाने की तलाश, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। नए साल के पहले दिन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की वेबसाइट हैक कर ली गई। रविवार को हैकरों ने वेबसाइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें पोस्ट की। इसके अलावा वेबसाइट पर भारत विरोधी बातें भी लिखी गईं। हैकिंग की जानकारी मिलते ही आतंकवाद निरोधक बल ने तुरंत वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया। हैकरों के पाकिस्तान से जुड़े होने का शक है, जिन्होंने अपनी पहचान अलोन इंजेक्टर बताई। फिलहाल इस बारे में पुख्ता जानकारी जुटाई जा रही है। NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने भी इस बारे में जानकारी दी है। ब्लैक कैट कमांडो से जुड़ी इस वेबसाइट का रखरखाव NSG मुख्यालय करता है। वेबसाइट पर सुरक्षा बल और उसके अभियानों के बारे में बुनियादी जानकारी दी जाती है। ये कमांडो फोर्स देश में आतंकी हमलों के खिलाफ कार्रवाई करती है। नए साल में आतंकवाद और सीमा पार घुसपैठ रोकने के लिए भारत और कठोरता से काम करेगा। नए थल सेनाध्यक्ष बिपिन रावत ने रविवार को साफ कहा कि सेना सीमा पर ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगी। इस स्थिति में विदेश नीति की चुनौतियां और गहरी होने वाली हैं और विदेश नीति में टकराव की स्थितियों में इजाफा हो सकता है। नए थल सेनाध्यक्ष बिपिन रावत ने रविवार को पत्रकारों के साथ अपनी पहली बातचीत में सीमा पर ताकत का इस्तेमाल बढ़ाने का संकेत दिया। इससे विदेश नीति के मामलों में सरकार की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। हम हर तरफ से काबिल हैं, ताकतवर हैं, और अगर जरूरत आई तो हम किसी भी तरह से ताकत इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हटेंगे। चीन से संबंध बेहतर बनाने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी होगी। आर्थिक कॉरिडोर CPEC में चीन ने इतना निवेश कर दिया है कि वो पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकता। भारत के साथ टकराव की ये बड़ी वजह बना रहेगा। हालांकि सरकार की कोशिश होगी कि वो चीन को कम से कम मसूद अजहर और आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान से अलग करे। We had expected China would have been more understanding of the danger posed to all by terrorism and would join India and others in fighting the common challenge of terrorism. On our part, we will continue to push forward with resolute determination through the use of all options available with us to bring perpetrators of terrorist violence to justice. उधर एशिया प्रशांत में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए रूस भी पाकिस्तान को अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा है। चीन के साथ रूस के संबंध भी आर्थिक कारणों से काफी अहम हो गए हैं। ऐसे में भारत के साथ रूस के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप जब जिम्मेदारियां संभालेंगे तब स्थितियों में बदलाव की संभावनाएं आंकी जा रही हैं। एक तरफ जहां वे पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा सकते हैं, वहीं रूस के साथ अमेरिका के रिश्तों में एक नए युग की शुरुआत होगी। अब देखना दिलचस्प यह होगा
कि चीन इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाता है और इससे भारत के संबंध निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। भारत ने पाकिस्तान से फिर कहा है कि वो भारतीय दूतावास को भारत के नागरिकों कुलभूषण जाधव और निहाल अंसारी से संपर्क करने की अनुमति दे। जाधव को जासूसी और अंसारी को अपने एक मित्र से मुलाकात के लिए अफगानिस्तान की ओर से अवैध रूप से पाकिस्तान में घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ एक दूसरे की जेलों में बंद कैदियों की सूची का आदान प्रदान भी किया है। दोनों देशों ने परमाणु संस्थानों पर हमला नहीं करने से संबंधित समझौते के तहत एक दूसरे को अपने परमाणु संस्थानों की सूची भी सौंपी है। पाकिस्तान ने आतंकी मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंधित कराने की भारत की कोशिश को राजनीति से प्रेरित बताया है। इस मसले पर सवाल पूछे जाने पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा कि भारतीय प्रस्ताव का कोई ठोस आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जिस समिति के सामने इस मामले को रखा है वो आतंकी संगठनों, इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से संबंधित है। दरअसल 2 दिन पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक समिति के सामने मसूद अजहर को आतंकी घोषित कराने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर चीन ने रोक लगा दी थी। इस्तांबुल के नाइट क्लब में शनिवार को हुए आतंकी हमले में मरने वालों में 2 भारतीय भी शामिल हैं। इनकी पहचान आबिस रिजवी और खुशी शाह के तौर पर हुई है। आबिस पूर्व राज्यसभा सदस्य अख्तर हसन रिजवी के बेटे हैं। आबिस रिजवी बिल्डर्स कंपनी के सीईओ थे और वो 2014 में आई फिल्म रोर द टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस सहित कई फिल्मों के निर्माता थे, जबकि फैशन डिजाइनर खुशी शाह गुजरात की रहने वाली थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दोनों की मौत की पुष्टि करते हुए ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी। विदेश मंत्री ने दोनों मृतकों के परिजनों का वीजा का इंतजाम करके इस्तांबुल रवाना होने की भी व्यवस्था की है और इस बारे में जानकारी दी है। नए साल के जश्न के दौरान हुए इस हमले में अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 16 विदेशी नागरिक हैं। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगन ने कहा है कि आतंकी हमलों के जरिए तुर्की को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है और ऐसी कायराना हरकत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रोड्यूसर है, उसका कसूर क्या था? अगर तुमने उसको मारा है, उसका क्या कसूर था? अगर तुम्हें ऊपर वाले का जरा भी खौफ है, एक बेगुनाह इंसान के खून से तुम्हारे हाथ रंगे हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के नजदीक एक नाव में आग लगने से 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 से ज्यादा लोग लापता हुए हैं। नाव जकार्ता से 50 किलोमीटर दूर पर्यटन स्थल टिडुंग द्वीप जा रही थी। हादसे के वक्त नाव में करीब 200 लोग सवार थे। राहत और बचाव का काम जारी है। कई द्वीपों वाले इंडोनेशिया में नाव परिवहन का बड़ा साधन है, लेकिन सुरक्षा मानकों में ढिलाई के चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बीते नवंबर में भी 98 लोगों को ले जा रही नाव के दुर्घटनाग्रस्त होने से 54 लोगों की मौत हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र के नवनियुक्त महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया भर में शांति कायम करने पर जोर दिया है। गुटेरेस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सामने सीरिया और इराक में अशांति जैसे कई मामले हैं जिनसे निपटना बड़ी चुनौती है। इसके अलावा उन्होंने सूडान और लीबिया के हालात पर भी चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने सभी चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ तालमेल बनाने की बात कही। हाल ही में अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की विफलताओं पर गहरी चिंता जताई थी। और अब बात मौसम की करते हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शिमला और आसपास के इलाकों में हुई ताज़ा बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। श्रीनगर में पारा 0 से 4 डिग्री नीचे दर्ज किया गया, तो लेह में तापमान -7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यातायात पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कोहरे और शीतलहर के चलते जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गए हैं। कोहरे के चलते सड़कों पर गाड़ियां जैसे रेंग रही हैं। ठंड ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। श्रीनगर में रात का पारा गिरकर 0 से 4.3 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। लेह में भी जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। यहाँ पारा लुढ़क कर -7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिल्ली में भी नए साल के पहले दिन पारा 9.2 डिग्री तक पहुंच गया। हरियाणा और अमृतसर में पारा 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
शिमला और आसपास के इलाकों में हुई ताज़ा बर्फबारी ने ठंड में इजाफा कर दिया है। यहाँ सैलानियों ने नए साल पर हुई बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। फीलिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। रात को भी बहुत ज्यादा मजा किया, हमने बहुत एंजॉय किया। हिल स्टेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है शिमला। घने कोहरे के चलते रेल, सड़क और हवाई यातायात पर भी बुरा असर पड़ रहा है। धुंध की वजह से 18 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें देरी से चल रही हैं। रेल यातायात का भी कुछ यही हाल है। 53 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो 26 के समय में बदलाव किया गया है। वहीं 3 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। मैं यहाँ से मधुपुर जा रहा है पूर्वा एक्सप्रेस से, और वो गाड़ी शाम को 5:35 में है, अभी तक नहीं आई है। 5 घंटा है, फिर 6 घंटा, फिर 10 घंटा, फिर 12, फिर ऐसे करते करते सुबह हो गया। लोग ठंड से बचने के लिए चाय से लेकर अलाव तक सभी घरेलू उपाय का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक ठंड से निजात नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चोट से परेशान सोमदेव देववर्मन ने रविवार को पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। सोमदेव ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। 31 साल के सोमदेव कंधे की चोट से परेशान थे। ये चोट उन्हें 2012 में लगी थी। ऐसी अटकलें हैं कि वो कोचिंग की जिम्मेदारी ले सकते हैं। सोमदेव ने 2008 में टेनिस में पदार्पण किया, तब से वो भारत के स्टार एकल खिलाड़ी थे। डेविस कप टीम के सदस्य सोमदेव 14 मुकाबलों में खेल चुके हैं। 2010 में भारत को विश्व ग्रुप में पहुंचाने में उन्होंने अहम भूमिका अदा की। वो चीन के ग्वांगझू में हुए 2010 एशियाई खेलों के एकल और युगल स्वर्ण पदकधारी हैं। 2011 में देश के दूसरे सर्वोच्च खेल सम्मान अर्जुन पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। पांच जनवरी को नहीं होगा समाजवादी पार्टी का आपात अधिवेशन। मुलायम सिंह यादव का फैसला। कार्यकर्ताओं से चुनाव तैयारियों में जुटने की अपील। भारत ने फिर उठाया कुलभूषण जाधव और निहाल अंसारी का मुद्दा। कहा राजनयिक पहुंच सुनिश्चित करे पाकिस्तान। मानवीय मामलों को प्राथमिकता से निपटाने पर जोर। नए साल के पहले दिन एनएसजी की वेबसाइट हैक। प्रधानमंत्री और देश विरोधी आपत्तिजनक बातें पोस्ट। पाकिस्तान से जुड़े हैकरों पर शक। एसबीआई, पीएनबी और यूनियन बैंक ने सस्ता किया कर्ज। ब्याज दरों में 0.9% तक कटौती। पेट्रोल और डीजल महंगा। इस्तांबुल आतंकी हमले में 2 भारतीयों की मौत। फिल्म निर्माता अबीस रिजवी और गुजरात की खुशी शाह के रूप में पहचान। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा अराजकता पैदा करने के लिए हमला। फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए कलम गवाह है। नमस्कार।